स्वागत है साथियों आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर की क्लास में। आज साथियों तुलनात्मक राजनीति का एक नया टॉपिक नव संस्थावाद अप्रोच को हम करेंगे, ठीक है ना। न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। इससे पहले हमने राजनीतिक संस्कृति के परंपरागत उपागम हमने समझा। उसके अंत और उसके बाद हमने राजनीतिक संस्कृति को किया। उसके बाद उदारवादी, मार्क्सवादी और आपका आर्थिक, है ना, आर्थिक अप्रोच थी जो इकोनॉमिक्स अप्रोच थी, हमने उसको किया। तो इकोनॉमिक अप्रोच के अंतर्गत हमने कौन कौन सा किया? हमने परंपरागत उदारवाद किया और आपका मार्क्सवाद किया। तो उसके बाद आज हम करेंगे नव संस्थावाद अप्रोच क्या है। तो इसके बारे में लेक्चर ये इतना बड़ा नहीं होगा, छोटा लेक्चर होगा, लेकिन मैं आप कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया जाए और सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो छोटा सा लेक्चर है लेकिन महत्वपूर्ण लेक्चर है। आप समझ लेंगे, एक आधा क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है ना। तो उससे पहले आप में से जो भी सब लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें, ये काम आप लोग कीजिए। यहाँ पे आपका नेट, सेट, पीजीटी, टीजीटी, पीएचडी एंट्रेंस, ठीक है ना, और भी बीए और एमए जो पॉलिटिकल साइंस से है ना, पॉलिटिकल साइंस से, इसकी क्लासें यहाँ पे होती हैं, ठीक है ना। इसकी क्लासें होती हैं। कोई और कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो वो भी यहाँ पे वो भी आपको मिल जाएगा। तो इसके तो लेक्चर होंगे, उसके अलावा MCQ, PYQ और आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं, नोट्स वगैरह, ये सब आपको मिलेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, कोई चार्जेस नहीं है। मैं आपको इंटरनेशनल रिलेशन एंड थ्योरी, वो उसका पूरा का पूरा लेक्चर मैंने करा दिया है, प्लेलिस्ट में है वो। और अब मैं करवा रहा हूँ कॉम्परेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, ठीक है ना। ये अभी शुरुआत किया है, अभी हम उपागम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये वाला आपको पूरा करवाऊंगा मैं। तो आप लोग जो भी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक करें, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं साथियों, करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों हम करने वाले हैं आज नव संस्थावाद, नव संस्थावाद, ठीक है ना, नव संस्थावाद। इससे पहले जब हम ट्रेडिशनल अप्रोच कर रहे थे तो उसके अंतर्गत हमने किया था, संस्थावाद को देखा था, ठीक है ना, संस्थावाद, संस्थावाद। अब ये एक आ गया है नव संस्थावाद, ठीक है ना। तो आप कहेंगे ये नव संस्थावाद क्या चीज है? संस्थावाद के अंतर्गत क्या था कि भाई जो संस्थाएं थी, संस्थाएं, हम उनका अध्ययन करते थे, संस्थाएं जो थी उनका अध्ययन करते थे। और हम अध्ययन करने के लिए क्या करते थे कि संविधान संविधान की मदद से करते थे, ठीक है ना। संविधान को हम पढ़ा करते थे। संविधान में जो संस्थाएं हैं, चाहे वो कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, आपका विधान पालिका है, इनकी क्या क्या पावर्स हैं, इनको क्या क्या कार्य हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते थे। और क्या करते थे? कानूनी या विधि उपागम, है ना, कानूनी या विधि उपागम का प्रयोग करते थे, ठीक है, कि भाई उनको क्या क्या शक्तियां प्राप्त हैं, किस तरह से वो कार्य करती हैं, क्या क्या कार्य करती हैं। तो बेसिकली एक प्रकार से ये औपचारिक अध्ययन था, औपचारिक, है ना, औपचारिक अध्ययन पे हम बल देते थे, ठीक है ना। जो जो संविधान में उसकी ताकतें लिखी हैं, पावर्स लिखी हुई हैं, जो जो उसको उसके लिए कार्य निर्धारित किए गए हैं, हम उनका अध्ययन करते थे और हम उससे निष्कर्ष निकाल लेते थे कि भाई ये जो कार्यपालिका है इसके क्या क्या कार्य हैं। अब अगर हमें इंग्लैंड की कार्यपालिका के बारे में, ठीक है ना, अगर समझना है तो हम क्या करेंगे कि इंग्लैंड का संविधान पढ़ लेंगे, ठीक है, ठीक है। और उससे हम समझ जाएंगे कि भाई वहाँ की जो कार्यपालिका है उसका क्या क्या कार्य है,
वो किस तरह से कार्य करती है, उसके ऊपर क्या क्या सीमाएं हैं, किस तरह से वो किसी कानून को लागू करती है। इसी तरह से जब हम वहाँ की न्यायपालिका के बारे में समझना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, वहाँ का संविधान पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि न्यायपालिका के बारे में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। वैसे वहाँ पे लिखित संविधान नहीं है, इंग्लैंड में अलिखित संविधान है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, अमेरिका ले लेते हैं। अब अमेरिका में अगर हमें वहाँ की न्यायपालिका के बारे में समझना है तो हम क्या करेंगे, वहाँ के संविधान को पढ़ेंगे, ठीक है, या कानूनी या विधिक वैधानिक जो है उस विधान में देखेंगे कि भाई इसको क्या क्या शक्तियाँ दी गई हैं, इसके क्या क्या कार्य हैं, ये सारी चीज़ें हम अध्ययन करेंगे और हम समझ जाएंगे कि भाई वहाँ के कार्यपालिका या न्यायपालिका उनके उनका उनका क्या कार्य है, उनके पास क्या शक्तियाँ हैं, किस तरह से वो नियमों को लागू करते हैं, कानून बनाते हैं, सब कुछ हम इससे समझ जाएंगे। अब इसके ये तो था संस्थावाद उपागम, जिससे हम किसी संस्था के बारे में समझते थे। अब नव संस्थावाद जो है ये एक नई बात कह रहा है, संस्था को समझने के लिए एक नई बात कह रहा है। ये कहता है ये संस्थाओं को नवीन परिप्रेक्ष्य में समझता है, संस्थाओं को नवीन परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करता है, प्रयास करता है, ठीक है ना। अब ये नवीन परिप्रेक्ष्य क्या है ना, कि वो नवीन परिप्रेक्ष्य क्या है, तो वो है भाई अब ये नवीन परिप्रेक्ष्य क्या है, क्या है, तो आप देखेंगे नवीन परिप्रेक्ष्य जो है वो है आपका तार्किक चयन सिद्धांत, तार्किक चयन सिद्धांत। और क्या है साथियों, तो वो है सांस्कृतिक, है ना, संस्कृति, संस्कृति या सांस्कृतिक, सांस्कृतिक मूल्यों के अनुसार, सांस्कृतिक मूल्यों के अनुसार, ठीक है ना। और क्या है साथियों, और है आपका संरचनाओं के अनुसार, संरचनाओं के अनुसार। तो इससे पहले तार्किक चयन, ये तो व्यवहारवादी क्रांति, जब व्यवहारवादी क्रांति हुई तो ये तार्किक चयन सिद्धांत, संस्कृति, संरचनात्मक, प्रक्रियात्मक, ये सारी चीजें आपका व्यवहारवादी क्रांति की देन थी, ठीक है ना। तो अब तक संस्थाओं का अध्ययन करने के लिए आपका व्यवहारवाद से पहले एक औपचारिक तरीका था, कानूनी उपागम या विधिक उपागम या संविधान के माध्यम से ही हम संस्थाओं के कार्यों का वर्णन, उस कार्यों और शक्तियों का वर्णन हम संविधान के अनुसार या उसको कानून में जो पावर्स दी गई हैं, जो विधि के अनुसार है, औपचारिक तरीके से हम लगाते थे। लेकिन अब हम संस्थाओं को अगर हमें समझना है तो हम अब क्या करेंगे कि हम तार्किक चयन सिद्धांत से के अनुसार हम संस्थाओं के कार्यों का और उनकी शक्तियों का को समझेंगे। सांस्कृतिक मूल्य हैं उनके अनुसार हम आपका संस्थाओं की कार्यों और शक्तियों को समझेंगे और संरचनाओं के अनुसार हम समझेंगे, ठीक है ना। तो बहुत छोटे छोटे तार्किक चयन, सांस्कृतिक मूल्य, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको अभी 10 मिनट के अंतर्गत ये सारी चीज़ें समझ में आने वाली है, ठीक है ना। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हम एक एक करके तार्किक चयन, सांस्कृतिक मूल्य और संरचनाओं को हम समझने वाले हैं, ठीक है। अगले स्लाइड पे चलते हैं और हम करते हैं एक तार्किक चयन सिद्धांत, है ना, तार्किक चयन सिद्धांत जो है ना। अब तुलनात्मक राजनीति में ये कैसे काम करता है, तो इसके प्रतिपादक हैं मैनकर ओल्सन, इसको इंग्लिश में लिख लेना ओल्सन, ठीक है। तो ये है, अब जैसे आप एग्जाम में बैठते हैं ना, तो वहाँ पे जो इंग्लिश का नाम चेक कर लीजिए,
है ना। इंग्लिश में आप चेक करेंगे तो इंग्लिश में इक्वल ही रहता है, लेकिन जब इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन होता है ना, तो नाम चेंज हो जाता है। तो आप इंग्लिश का भी नाम जरूर देखा कीजिए, कहीं अगर हिंदी में अगर कोई डाउट हो तो आप एग्जाम में उसको इंग्लिश में जाके देख लेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये तार्किक चयन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं मैनकर ऑल्सन, ठीक है। तो इन्होंने जो कहा कि भाई अब ये क्या कहते हैं कि आदमी जो है ना, वैसे तार्किक चयन सिद्धांत आप देखोगे तो आर्थिक उपागम से मिलता जुलता है। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि आदमी जो चयन करता है ना वो तर्क के आधार पे करता है। एक मिनट, हेलो, हाँ जी, हाँ जी बोलो। कोई रिक्वायरमेंट नहीं मैडम। तो सॉरी, मुझे लगा शायद कोई महत्वपूर्ण कॉल हो, लेकिन ये बैंक से था। आजकल पता ही नहीं चलता, लोग मतलब अपने पर्सनल नंबर से फ़ोन कर देते हैं। एक तो नंबर होता है जो ऑफिशियल नंबर होता है, तो फ़ोन आता है तो पता चल जाता है, यहाँ पे ये वो करते हैं। तो अब तार्किक चयन सिद्धांत के हिसाब से मुझे लगा शायद मेरा कुछ लाभ या कोई ऐसा फ़ोन हो कि जिससे मुझे बेनिफिट हो, तो मैंने उठा लिया। अदरवाइज़ मैं ऐसे कॉल लेक्चर के दौरान तो बिल्कुल नहीं उठाता। तो तार्किक चयन सिद्धांत भी यही कहता है कि दोस्तों कि आदमी जो है तार्किक है, और वो लाभ हानि देखता है जब वो डिसीजंस लेता है, ठीक है ना। जब वो किसी चीज़ का चयन करता है, क्या करता है वो चयन करता है, तो वो देखेगा उसमें कि लाभ कितना है, ठीक है ना, लाभ कितना है और हानि, इन सब चीज़ों को देख के ही वो डिसीजन लेता है। इसी को कहते हैं तार्किक चयन सिद्धांत। ये आर्थिक उससे निकल के आया है, इकोनॉमिस्ट ज़्यादा यूज़ किया करते थे। उनका मानना था कि आदमी जो भी डिसीजंस लेता है वो तर्क के आधार पर लेता है, कि वो तार्किक है कि नहीं है, ठीक है ना, उससे फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर उससे फायदा हो रहा है तो वो डिसीजन लेगा, अगर उससे फायदा नहीं हो रहा है तो वो नहीं लेगा। और मेनकर ऑल्सन ने क्या कहा था कि वो नौकरशाही के संबंध में उन्होंने कहा था कि भाई आपको अगर नौकरशाही को समझना है तो तार्किक चयन सिद्धांत के हिसाब से समझ सकते हैं कि एक नौकरशाह जो होता है वो नौकरी क्यों करता है, क्योंकि उससे उसका लाभ होता है, ठीक है ना, उसको बेनिफिट मिलता है। तो ये एक तार्किक चयन सिद्धांत है। तो अगर आपको संस्थाओं को समझना है तो आपको तार्किक चयन सिद्धांत के हिसाब से समझना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे क्या बोलते हैं, हम हम चुनावों के अंतर्गत किसी को मत देते हैं, है ना, तो उससे हम लाभ देखते हैं कि भाई इस दल को वोट देने से हमें क्या लाभ होगा, इस दल को लाभ देने से हमें इस दल को वोट देने से हमें हमारा लाभ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, हमें ज़्यादा लाभ किस दल से होगा। तो यही तार्किक चयन सिद्धांत है, ठीक है ना। तो इसी के हिसाब से ये आपका प्रतिपादन करता है, ये संस्थाओं को तार्किक चयन के सिद्धांत के हिसाब से समझने का एक दृष्टिकोण प्रदान करता है, ठीक है। तो आप ये याद रखना कि तार्किक चयन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, तो ये है आपका मैनकर ऑल्सन, ठीक है। दूसरा है आपका, अब एक पुस्तक है, उसका भी नाम आप लिख लो, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, है ना, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म और ऑर्गेनाइजेशन और क्या है आपका पॉलिटिक्स, बेसिक, ठीक है ना, बेसिक, ये इनकी पुस्तक है। और ये है जेम्स सी मार्च, और इनके एक और साथी हैं, एक तो ये हो गए इसके पहले राइटर, दूसरे राइटर हैं आपका मैनकर ऑल्सन, ठीक है ना। तो ये क्या है, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, मतलब आपका न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म ऑर्गेनाइजेशन बेसिक, ठीक है। तो ये एक नव संस्थावाद के बारे में इन दोनों विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए हैं, ठीक है। तो और आगे चलते हैं। अब एक ये तो हो गया आपका तार्किक चयन, और अब है आपका संस्कृति, ठीक है ना। संस्कृति से हम कैसे किसी संस्था को समझते हैं, ठीक है। और तो समझना, तो आपको अगर किसी संस्था को समझना है, ठीक है ना, किसी संस्था
को समझना है तो आपको वहाँ की संस्कृति भी देखनी होगी। वहाँ की संस्कृति को समझना होगा, संस्कृति का अध्ययन करना होगा, अध्ययन करना होगा। ठीक है, तो ये बहुत जोरदार बात कही गई है इसके अंतर्गत कि भाई अगर आपको किसी संस्था को समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ की संस्कृति का अध्ययन करना पड़ेगा। हम इंग्लैंड का अगर देखते हैं, इंग्लैंड की संसद देखते हैं तो वहाँ पे हो हल्ला शोर शराबा नहीं होता है। ठीक है ना। अब भारत में अगर हम देखते हैं तो संसद के अंतर्गत क्या हो जाता है, विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, पर्चे फाड़ दिए जाते हैं, ये नौबत आ जाती है। अगर राज्य विधानमंडल में देखें तो कई बार ऐसी भी नौबत आई कि उन्होंने कुर्सियां तक उठा ली थी एक दूसरे पर फेंकने के लिए। तो क्या है कि ये क्यों है, ऐसा क्यों है, तो इस पर उसकी संस्कृति का फर्क है। वहाँ के लोग, वहाँ के विधायक संसद को एक अलग दृष्टि से देखते हैं, उसका सम्मान करते हैं, है ना, उसका सम्मान करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। भारत के अंतर्गत क्या है, वो संसद का सम्मान नहीं करते, इज्जत नहीं कर सकते। ठीक है ना, उनके जो मूल्य हैं वो सही नहीं है भारत के अंतर्गत। और इंग्लैंड के अंदर क्या है कि उनके जो मूल्य हैं वो बहुत अच्छे हैं। किसके प्रति, संसद के प्रति। वो संसद के प्रति अच्छे विचार रखते हैं, उसको सम्मान देते हैं, उसको वो करते हैं, और वो समझते हैं कि भाई संसद के अंतर्गत लड़ाई झगड़ा वाद विवाद ये सब इस तरह से नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, हिंसक तरीके से नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत के अंतर्गत उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके मूल्य इतने बेकार हैं कि वो सोचते हैं कि ठीक है भैया, संसद क्या है, संसद तो हमारी क्या बोलते हैं, एक प्रकार से कह लो हमारे बाप की जागीर है। हम यहाँ पे तोड़ फोड़ करें, हल्ला करें, शोर मचाएं, जो मर्जी करें, हम इससे कोई वो नहीं लेना देना उनका। ठीक है ना, तो ये चीज है। तो ये एक संस्कृति है। न्यायपालिका के संदर्भ में भाई हिंदुस्तान के अंदर आज भी लोग न्यायपालिका के आदेशों का पालन नहीं करते हैं। तो क्या है, उनके प्रति उनका विश्वास है, उनकी आस्था है जो वो कमजोर है। ठीक है ना, आज भी लोग कहते हैं यार छोड़ो, न्यायालय के चक्कर नहीं लगाने हैं, क्यों, न्यायालय में बहुत देरी हो जाएगी। तो ये क्या, ये हमारे मूल्य बन गए हैं, हमारा विश्वास नहीं है हमारी संस्थाओं पे। लेकिन वही अगर इंग्लैंड में या यूरोप की कंट्रीज में चले जाओ तो उनकी अपने न्यायालयों में बड़ी आस्था है। वो कोई विवाद होता है तो वो आपस में नहीं सुलटाते हैं, वो न्यायालय में जाते हैं और वहां पे फैसला आ जाता है। तो क्या है कि किसी देश की संस्कृति जो है वो संस्थाओं को प्रभावित करती है। तो वहाँ की न्यायालय है, वहाँ पे लोग अपने न्यायालय में जाके केस लेके जाते हैं। ठीक है, क्यों, ऐसा ऐसा क्यों है, क्योंकि वहाँ की संस्कृति ऐसी है कि वो कानून प्रक्रिया में विश्वास करते हैं, लेकिन भारत में नहीं करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ की संस्कृति ऐसी बन गई है। अब संस्कृति क्यों ऐसी बन गई है, उसके पीछे भी एक अच्छा खासा लंबा वो है। ठीक है ना, क्यों आज भी इंग्लैंड के अंतर्गत राजा बनाया गया है, लार्ड सभा अभी भी बनी हुई है। क्यों बनी हुई है, क्योंकि वहाँ की संस्कृति है, वो उसको इज्जत सम्मान की नज़र से देखते हैं, गौरव की नज़र से देखते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो आप क्या है, आप किसी संस्था को समझना चाहते हैं तो वहाँ की संस्कृति के माध्यम से आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि संविधान में लिखा हुआ है तो नहीं। अब संविधान में तो लिखा हुआ है कि क्या बोलते हैं कि न्यायपालिका जो होगी निष्पक्ष होगी। ठीक है, सबको उसके आदेश का सम्मान करना चाहिए। ये सारी बातें लिखी हुई हैं, वैधानिक दृष्टि से आप देखते हो या संवैधानिक दृष्टि से देखते हो, लेकिन भारत में तो नहीं करते हैं। वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ की संस्कृति ही ऐसी है। ठीक है दोस्तों, तो ये संस्कृति के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, किसी का अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है, क्या आता है, संरचनात्मक। ठीक है ना, संरचनाएं। ठीक है, संरचनाएं जो है, अब संरचना, देखो गलत लिख दिया मैंने, नया पेज ले लें, चलो। अब आता है दूसरा, संरचनाएं, कि संरचनाओं के माध्यम से हम क्या करेंगे, संस्था को समझेंगे।
ना, संरचनाओं के माध्यम से। कैसे हम समझ सकते हैं कि अगर हम संरचनाओं का अध्ययन कर लें तो हम किसी संस्था के बारे में समझ सकते हैं। अगर संरचनाओं का अध्ययन कर लिया जाए तो हम क्या कर सकते हैं, किसी संस्था के बारे में समझ सकते हैं कि भाई ये संस्था क्या है, इसके कार्य क्या है, इसकी शक्ति क्या है, इसकी प्रासंगिकता क्या है। और इसको इस अप्रोच को बढ़ावा देने वाले जो थे, इसको कहते हैं आपका स्ट्रक्चरल न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर न्यू या न्यू लिखा हो, इंस्टीट्यूशनलिज्म, ठीक है ना, है ना, लिज्म कहते हैं इसको। और ये थेड़ा आपका इस स्कॉप इस, ठीक है ना, ये इंग्लिश में लिखा जाता है, हिंदी में आपका लिखा जाएगा थेड़ा। तो आप एक बार इंग्लिश भी जरूर देखिएगा, बड़ा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इन्होंने ये प्रतिपादन किया है इसका, और स्ट्रक्चर न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म का इन्होंने कहा। और क्या कहते हैं, ये बड़ी जोरदार बात कहते हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने चीन का और रसिया का, यूएसएसआर इन्होंने क्या कहा था कि इसकी जो संरचनाएं हैं इसका अध्ययन किया था। क्या किया था, इसका अध्ययन किया था। चीन में भी क्या है, साम्यवादी सरकार है, ठीक है ना, साम्यवादी। और यूएसएसआर में भी क्या है, साम्यवादी। अब ये 90 का जो दशक था ना, उस समय यहाँ पे दोनों पे लगभग एक जैसे ही हालात थे, ठीक है ना। विरोध यहाँ पे भी होता है चीन में साम्यवाद का, और यूएसएसआर में भी होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि भाई इन्होंने इनका तुलनात्मक अध्ययन किया तुलनात्मक। और किसका किया, संरचना का किया, कि स्ट्रक्चर का किया इन्होंने। और इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भाई ये जो यूएसएसआर है ना, यहाँ पे साम्यवादी जो व्यवस्था है वो ढह गई। क्यों ढह गई, इसका पतन क्यों हो गया, क्योंकि संरचनाएं जो थी ना वो कमजोर थी। और चीन में भी हुआ, यहाँ पे भी बहुत विरोध हुआ, लेकिन इन्होंने आपका उस क्रांति को, उस विरोध को दबा दिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे संरचनाएं मजबूत थी। तो ये कहते हैं कि भाई अगर आपको किसी संस्था के बारे में समझना है तो साम्यवादी भी एक वहाँ पे आपकी एक संस्था थी, ठीक है, वहाँ पे एक व्यवस्था थी, वो इस वजह से फेल हो गई क्योंकि वहाँ पे संरचनाएं कमजोर थी। तो आपको अगर किसी उसको समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको संरचनाओं को समझना पड़ेगा। तो ऐसा ये कहते हैं। तो ये आपका बेसिकली न्यू संस्थावाद है, जो क्या करता है कि भाई औपचारिक तरीके से ही नहीं, ठीक है ना, ये अनौपचारिक तरीके से भी संस्थाओं का अध्ययन करता है, ठीक है ना। तार्किक चयन सिद्धांत के हिसाब से करता है, सांस्कृतिक मूल्यों के अनुसार करता है, और संरचनाओं के अनुसार करता है। तो यही संस्थावाद और नव संस्थावाद में है। छोटे छोटे से वर्ड्स हैं, जैसे आपका न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म ऑर्गेनाइजेशन बेसिक पुस्तक किसकी है, तो आप याद रखना कि वो आपका जेम्स सी मार्क और ओल्सन की है, ठीक है। उसी के हिसाब से रैशनल चॉइस थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया, तो ये ओल्सन थे। और आपका स्ट्रक्चर न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म पे कौन जोर देता है, कौन बल देता है, तो ये आपको याद रखना है, थेडा स्कोपल जो है वो इसकी बात करते हैं। तो यही चीज़ है, इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ थी नहीं बताने के लिए, लेकिन जो भी था मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया। तो अगर आप लोग इसको समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। और जो बात बार बार कहता हूँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करा दीजिए, ठीक है ना। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।